Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's lecture. Today, we are going to discuss about the different cultures, the terms which are associated with the agriculture. You can see here the different terms like agri, siri, pisi, witty, hoti. When they would be added with the culture, it would become agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, and horticulture. Let's try to understand what are these terms and what is their meaning, how they are associated with agriculture. एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मिंग. एग्रीकल्चर की बात करें तो इसका मतलब ही होता है सॉइल में कल्टीवेशन करना, क्रॉप्स ग्रो करना, लाइव स्टॉक को रेयर करना. इसका दूसरा नाम होता है फार्मिंग या इसका और एक नाम होता है कल्टीवेशन. इसके बाद जो दूसरी टर्म है सेरीकल्चर, ये उस एग्रीकल्चरल सेक्टर को कहते हैं जिसमें सिल्क वर्म्स जो होती है जिनसे सिल्क निकलता है उनको रेयर किया जाता है, उनको पाला जाता है. और ये किया जाता है मलबेरी ट्रीज से. जो मलबेरी ट्री के लीव्स होते हैं दैट इज़ द फूड ऑफ सिल्क वर्म्स. और फिर वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो सिल्क फैक्ट्री में क्लॉथ्स में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके वो मार्केट में आता है. तीसरा है पिसिकल्चर. पिसिकल्चर का मतलब होता है फिशेस. जो फ़िश फार्मिंग होती है जिसमें फ़िशेस को पाला जाता है, चाहे पॉन्ड्स में या टैंक्स में, या फिर कोई आर्टिफिशियल फार्म बनाया जाता है जहाँ पे फ़िश को ब्रीड किया जाता है. चौथा फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं विटीकल्चर. इसका मतलब होता है ग्रेप्स को कल्टीवेट करना. यानी जो फार्मर्स ग्रेप्स उगाते हैं उस सिस्टम को, उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को हम कहते हैं विटीकल्चर. इसके अलावा और है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का मतलब ही होता है वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स को ग्रो करना, कल्टीवेट करना कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए. इसके अलावा और एक टर्म है फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स. तो फ्लावर्स भी एक अच्छा बिजनेस है जिसमें फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं, फिर मार्केट में बेचे जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे इत्र बनाई जाती है जिसको खुशबू कहते हैं हम, सेंट्स बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, तो उसके लिए फ्लोरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ आपको डिफरेंट टर्म्स समझ आई होगी. कल्चर का मतलब ही होता है कल्टीवेशन, और इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स है एग्री, सिरी, पिसी, विटी, हॉटी, फ्लोरी, तो ये डिफरेंट कल्चर्स है. चलिए थोड़ा सा और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. फार्म सिस्टम. हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर, यू विल सी देयर आर इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ें हमें चाहिए कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लाइक ट्रैक्टर या फिर प्लाव होता है, या उसके अलावा सीड्स की ज़रूरत होती है. केमिकल्स, जब हम केमिकल्स की बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र्स आते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स आते हैं, इसमें वीडिसाइड्स आते हैं. तो ये वो केमिकल्स हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में काम आते हैं. फर्टिलाइज़र्स हम उनको बोलते हैं विच इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो फर्टिलिटी करते हैं इंक्रीज सॉइल की. इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स है वो केमिकल्स होते हैं जिनसे पेस्ट्स यानी वो बीमारियां, वो कीड़े मकोड़े जो क्रॉप्स में लगते हैं उनको मारने के काम आते हैं. वीडिसाइड्स हम उन दवाइयों को बोलते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं जिनसे वीड्स को ख़त्म किया जाता है. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स बेसिकली वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है. से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्रो कर रहे हैं वीट क्रॉप. वीट क्रॉप में उसी ज़मीन में अपने आप ही कुछ घास के पौधे आए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे वीड्स को ख़त्म करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको हम बोलते हैं वीडसाइड्स. अब उन ग्रास के पौधों को या जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो जो न्यूट्रेंट्स उनको मिलते हैं वो कम हो जाएंगे हमारे उस प्लांट के लिए जो हम चाहते हैं उगाना. यानी वीट क्रॉप अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वीट्स को न्यूट्रेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मिलेंगे उस प्लांट को जो अनवांटेड होगा. इसके बाद है प्रोसेस. प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हल चलाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, यानी टिलिंग ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं, टिलिंग सॉइल, सॉइल को टिल करना, सॉइल को प्रिपेयर करना. सोविंग सीड्स फिर बो करना, सो करना, यानी सीड्स को डिस्पर्स करना अपने फील्ड्स में. फिर है स्प्रेइंग. स्प्रेइंग में हम मेडिसिन या केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्प्रे करते हैं उनका पानी के साथ मिलाकर.
यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स फेंकते हैं या फिर वीडिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स उनका यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्प्रेइंग। फिर आता है और एक जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है लास्ट एक्टिविटी एग्रीकल्चर में, जिससे हम अपने क्रॉप्स को काट कर इस्तेमाल करते हैं फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसके बाद आउटपुट्स, तो लास्ट में जो हमारे पास आता है वो आता है क्रॉप, यानी वो ग्रेन्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हों, फ्रूट्स करते हों, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हों या कोई और चीज़, तो ये होता है आउटपुट। यानी इनपुट वो जो हम देते हैं, प्रोसेस वो जो हम करते हैं, आउटपुट वो जो हमें मिलता है। तो फिज़िकल इनपुट्स की बात करेंगे जो नज़र भी आते हैं, इसमें सनशाइन है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सॉइल है और स्लोप्स है। स्लोप्स वो जहाँ पे फ्लो होता है वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ह्यूमन इनपुट्स की बात करेंगे, स्टोरेज, अगर हमने क्रॉप्स प्रोड्यूस किए उनको कहीं पे प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, तो जहाँ पे रखेंगे वो स्टोरेज। जो मज़दूर यहाँ पे काम करते हैं दैट्स लेबर। जिन मशीन्स लाइक ट्रैक्टर या जो बाकी चीज़ें होती है उनको हम कहते हैं मशीनरी। और जो केमिकल्स यूज़ करते हैं दे आर केमिकल्स ओवैसली। तो फिज़िकल फैक्टर्स भी है, ह्यूमन फैक्टर्स भी है, ह्यूमन इनपुट्स भी है, और ये सारी चीज़ें मिलकर एग्रीकल्चर को बनाती है डेवलप्ड। तो डियर किड्स, एग्रीकल्चर या फार्म सिस्टम जानने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर या फार्म कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। जो इनपुट्स हम डालते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, वो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड आर प्लॉइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। प्लॉइंग यानी हल चलाना, सॉइल को प्रिपेयर करना ट्रैक्टर से या फिर प्लॉ से, या फिर जो घर में टूल्स होते हैं उनसे। सोइंग यानी सीड्स को फिर डिस्पर्स किया जाता है, ज़मीन में फेंका जाता है ताकि वो ग्रो हो जाए। ठीक है, इसके बाद इरिगेशन, पानी की ज़रूरत पड़ती है और हम चैनलाइज करते हैं वाटर को इनटू द फील्ड्स। फिर आता है वीडिंग, जब भी कभी अनवांटेड प्लांट्स आते हैं उनको बाहर निकाला जाता है या फिर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ग्रो ना हो। लास्ट में मैंने बोला था हार्वेस्टिंग, ये वो है जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं फसल को तैयार होने के बाद, ताकि जो आउटपुट हमें मिले वो उसके बाद ही मिलता है। सो द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो जो भी हमें मिलता है, यानी अगर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप्स निकलेंगे, अगर हम वूल प्रोड्यूस करते हैं यानी फार्मिंग जिसको आप बोलते हैं शीप फार्मिंग, तो वूल निकलेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं वो, या मिल्क प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री, जब हम जो बर्ड्स होते हैं उनको पालते हैं, लाइक जो पोल्ट्री सिस्टम घरों में होता है या फार्म सिस्टम होता है, वहाँ पे इसमें अंडे भी होते हैं, इसमें गोश्त के लिए मुर्गे या मुर्गियाँ जो भी है वो निकल आते हैं। तो फार्म सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम डिस्कस करेंगे। फार्मिंग जो है इसके नॉर्मली दो टाइप्स हैं, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग को मैं बता दूं, ये वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ये वो फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, यानी हम उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना हमें खाने के लिए चाहिए, जितना हमें अपने कंजप्शन के लिए होता है। यानी मेरे पास ज़मीन है, मैं उसमें कल्टीवेशन करता हूँ बेचने के लिए नहीं, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैमिली को ज़िंदा रखने के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो ये कहलाती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसमें हम बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टाइज करना, ताकि जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम मार्केट में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। यानी पैसे कमाने के लिए जब एग्रीकल्चर किया जाए तो कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी अपने दो टाइप्स है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसमें थोड़ी सी लैंड होती है, थोड़ा सा लेबर फोर्स होता है, वो यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए। इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सकता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो सकता है, इनपुट आउटपुट सब कुछ हो सकता है। तो जो ये फार्मिंग होती है इसमें भी हम बेसिक नीड्स को ही फुलफ़िल करते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी दुनिया में, यानी 9000 BC में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर किया गया वो छोटे छोटे प्लॉट्स पे होता था,
उसमें पुरानी तरह के टूल्स यूज़ किए जाते थे, कोई मॉडर्न टेक्निक यूज़ नहीं होती थी। सिंपली ज़मीन को टिल किया जाता था, उसमें पानी डाला जाता था, सीड्स बोए जाते थे, कल्टीवेशन होती थी। तो इसके दो टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम बोलते हैं जब हम किसी फॉरेस्ट एरिया को साफ़ करते हैं, यानी पेड़ पौधे काटते हैं, उनको जलाते हैं। जलाने के बाद जो ऐश निकलता है वो यूज़ करते हैं सॉइल में एज अ फर्टिलाइज़र। फिर सीड सो करते हैं, पानी की ज़रूरत हो तो वो भी दे देते हैं। फिर जब हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट करने के बाद ज़मीन छोड़ते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ये काम नॉर्मली नोमैड्स करते हैं, पेस्टोरलिस्ट्स करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, यानी ट्राइबल्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के और कहीं नाम है। स्लैश एंड बर्न, यानी पेड़ पौधे काटो, उनको जला दो, फिर सॉइल में ऐड कर लो वो ऐश एज अ फर्टिलाइज़र। इसको और एक कल्टीवेशन भी कहते हैं झूम। झूम का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर जैसा मैंने अभी बोला स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये इसके कई नाम हैं जो नॉर्मली इसको दिए जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो फॉरेस्ट का एरिया है थोड़ा सा, उसको साफ़ किया, वहाँ पेड़ पौधे काटे, उनको जला दिया, ऐश निकाला, फर्टिलाइज़र्स के साथ, फर्टिलाइज़र के बदले में यूज़ किया सॉइल में, क्रॉप्स कल्टीवेट हो गए, हार्वेस्ट हो गए, ज़मीन छोड़ दी, चले गए कहीं और, फिर कहीं सालों बाद या एक साल बाद वापस आए, वहाँ पे फिर कल्टीवेशन की। इसलिए इसको बोलते हैं झूम, झूमते रहना एक जगह से दूसरी जगह। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है लाइव स्टॉक रेयर करना। आपको पता है कि जो नोमैड्स होते हैं, पेस्टोरलिस्ट्स, जिनका काम ही होता है जानवर पालना, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना। सीजनल मूवमेंट्स, यानी सीज़न के हिसाब से जहाँ ग्रेजिंग ग्राउंड्स हों वो वहाँ चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं दूसरे सीज़न में दूसरी जगह, तीसरे इसी तरह से सीजनल वाइज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों के साथ, अपने लाइव स्टॉक के साथ। उसमें वो जानवरों को पालते हैं मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर जो वूल होता है वो निकालने के लिए, या फिर जो लेदर होता है वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कल्टीवेशन के चांसेस कम होते हैं, जबकि ज़्यादा होते हैं एनिमल फार्मिंग। तो यहाँ हमने देखा सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। फिर हमने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक कल्टीवेशन। अब इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग, जैसे मैंने बोला, ये वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में बेचने के लिए, ताकि हम पैसा कमा सकें। ओबियसली इसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, लैंड बहुत अवेलेबल होती है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या, इसमें फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे वीट होता है, बार्ली होता है, राइस होता है, या मेज़ होते हैं। ये सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि मार्केट में उनको बेचकर पैसा कमाया जाए। दूसरा हो गया मिक्सड फार्मिंग। मिक्सड फार्मिंग वो होती है जिसमें दोनों एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी की जाती है मार्केट में बेचने के लिए, और जानवर भी पाले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, चाहे गोश्त के लिए, लेदर के लिए, वूल के लिए, या किसी और रीज़न से। तो मिक्सड फार्मिंग मैंने बता दिया, इसमें दोनों एक्टिविटीज़ होती है, एग्रीकल्चरल भी और हर्डिंग भी। होप आपको समझ आया होगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम एलैबोरेट करेंगे इन्हीं चीज़ों को जो हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। हालांकि मैंने डिफाइन पहले ही किया, सबसिस्टेंस वो होती हैं जिसमें हम सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। कमर्शियल वो है जिसमें हम मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर काम करता है, इसमें कल्टीवेशन करता है, वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करता है, क्योंकि उसके पास लैंड ज़्यादा नहीं होती है, और ना ही उसके पास जो इनपुट्स की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल नहीं होती उतने ज़्यादा जितने कि एक कमर्शियल फार्मर के पास होते हैं। तो इस सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी अपने टाइप्स है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर थोड़ा बहुत लेबर फोर्स का यूज़ करता है, यानी मज़दूरों का इस्तेमाल करता है, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है, कोई मशीन, बड़ी बड़ी मशीन यूज़ नहीं करता। अगर सॉइल अच्छी हो और अगर
क्लाइमेट अच्छा हो तो अच्छे क्रॉप के बाद वो इस क्रॉप को हार्वेस्ट करके अपनी फैमिली को सस्टेन करता है, अपनी फैमिली नीड्स को फुलफिल करता है। ऐसी कल्टीवेशन में राइस मेन क्रॉप होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंटेंसिव में, वो है राइस। इसके बाद अगर बाकी क्रॉप्स की बात करें तो वीट है, मेज़ है, पल्सेस जिसको दाल कहते हैं, या फिर ऑयल सीड जिनसे ऑयल निकलता है, लाइक मस्टर्ड। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है इज़ प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉनसून यानी बारिशों का जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये कल्टीवेट किया जाता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इसका मतलब लैंड एरिया, जो कल्टिवेबल लैंड एरिया है या एरेबल लैंड, वो बहुत कम होती है। तो आपको समझ आया होगा, इसमें सिर्फ फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए कल्टीवेशन होती है। और मेन क्रॉप्स में हमने डिस्कस किया राइस, वीट, मेज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको नज़र आएगा कुछ वेजिटेबल्स के बारे में, कुछ फ्रूट्स, और नज़र आएंगे और भी चीज़ें। ये लीजिए, ये है पैडी। पैडी को हम उर्दू में बोलते हैं पनीरी। तो ये लगाई जाती है, पहले सीड्स सो किए जाते हैं, फिर उसमें सिबलिंग्स निकलती है, सिबलिंग्स को कलेक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, फिर दोबारा से लगाया जाता है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी वो एग्रीकल्चर जो इस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का दूसरा जो टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके दो टाइप्स मैंने पहले भी बोले हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये वहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज़ बहुत ज़्यादा हों। मैंने पहले भी कहा, फॉरेस्ट को साफ़ किया जाता है, कुछ हिस्से को, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, उनमें आग लगाई जाती है, ऐश निकलता है, सॉइल के साथ मिक्स किया, सॉइल फर्टाइल बन गई, सीड्स बोए, और उसके बाद जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है। ऐसे कल्टीवेशन में पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, और जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं वो मोस्टली वो क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे में देख सकते हैं कौन कौन सा क्रॉप है, मेज़ है, याम है, पटेटोज़ है, केशवा नट्स है, ये सारे ग्रो होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। आफ्टर द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबेंडन्ड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू द न्यू प्लॉट। जैसे ही कल्टीवेशन हो गई कंप्लीट, हार्वेस्ट हो गया, ज़मीन छोड़ी जाती है कुछ सालों के लिए, 1 साल 2 साल, कम से कम 5 साल, तो फिर तब तक वो दूसरी जगहों पे ऐसे ही कल्टीवेशन करता है फार्मर। यानी उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, ये परमानेंटली उसके कंट्रोल में नहीं होती है लैंड। तो डियर किड्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के और कुछ नाम हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसके और भी कुछ नाम दिए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जूमिंग बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रोका इसको बोलते हैं ब्राज़ील में, लडंग इसको बोलते हैं मलेशिया में। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाकी नाम हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हो गया 2, झूम कल्टीवेशन हो गए 3, हॉय कल्टीवेशन हो गए 4, जूमिंग हो गए 5, मिल्पा हो गए 6, रॉका हो गए 7, लडंग हो गए 8। ये कुछ नाम हैं जो इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दिए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। लीजिए, आपके सामने जो पिक्चर्स है आपको नज़र आएगा क्लियरली कि फॉरेस्ट एरिया को थोड़ा सा साफ़ किया, फिर साफ़ करने के बाद ये मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ, उसके बाद सीड्स बोए जाते हैं थोड़े पानी के साथ, या फिर नेचुरल मानसून हो तो उससे। राइट साइड में जो पिक्चर है आपको नज़र आएगी किस तरह से पेड़ पौधों के बीचों बीच ये जो क्रॉप्स है ग्रो किए जाते हैं। यानी एक साइड से जले हुए पेड़ पौधे हैं और दूसरी साइड से ये क्रॉप्स हैं। हैव ए लुक, यहाँ पे आपको नज़र आएगा नोमैडिक हर्डिंग, जिसमें आपको बहुत सारे जानवर नज़र आएंगे इंसानों के साथ जो इनको पालते हैं। तो देख सकते हैं आप, कैमल है, गोट है, शीप्स है या बाकी जानवर है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी समझने की कोशिश करते हैं। Nomadic herding is practiced in the semi-arid lands and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu Kashmir.
नोमैडिक हर्डिंग मैंने पहले ही बोला, नोमैड्स बोलते हैं उनको जिनका कोई परमानेंट ठिकाना ना हो, जो सीज़न के हिसाब से या ग्रेजिंग लैंड्स को पाने के लिए, ग्रेजिंग लैंड्स के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस है वो सहारा रीजन में किए जाते हैं, जो आपको डेजर्ट सहारा मिलता है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। सेमी एरिड वो हो गया जहाँ पे थोड़ा रेनफॉल हो, एरिड वो रीजन है जहाँ पे रेनफॉल लो हो, और सेंट्रल एशिया है या सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में स्नो तो बहुत होता है, लेकिन जो रेनफॉल होता है वो माउंटेनियस रीजन्स पे अक्सर नहीं पाया जाता। मोस्टली जो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में पानी की बहुत कमी है, इस वजह से यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग ज़्यादा होती है। यानी नोमैड्स इस लाइव स्टॉक को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड की तलाश में, फूडर की तलाश में, वाटर की तलाश में, ग्रेजिंग लैंड्स की तलाश में, इसलिए इसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। सो पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, इन सर्च ऑफ फूडर यानी वो खाना जो जानवरों को दिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड द टेराइन। मतलब जो ये मूवमेंट्स होती है, जो ये लोग जाते हैं अपने जानवरों के साथ, ये सीज़न के हिसाब से जाते हैं। तो जिस सीज़न में भी इनको ग्रास जहाँ पे भी मिल जाए ये वहाँ पे चले जाते हैं। कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? शीप, केमल, याक, गोट्स, ये सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं। और पालने वाले होते हैं नोमैड्स, या जिनको आप कहते हैं पेस्टोरलिस्ट्स, जिनको आप कहते हैं ट्राइबल्स, जिनको आप कहते हैं फॉरेस्ट पीपल। अब इनसे क्या मिलता है? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स। हाइड हम बोलते हैं खाल को, जो लेदर बनाने के काम आती है। एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली को भी सस्टेन करने के लिए, और कुछ हिस्सा इसका ये बेचते भी है। लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क भी बेचते हैं, मिल्क के साथ साथ घी भी बेचते हैं, और घी के साथ साथ जो कर्ड होता है, दही, वो भी बेचा जाता है, या मिठाइयाँ फिर बाद में बनाई जाती हैं इनसे, वो भी बेचे जाते हैं। अब इसके बाद और एक टाइप है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्म हम बोलते हैं उसको जिसमें ऑर्गेनिक मैनर यूज़ किया जाता है, मैन्यूर, और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। यानी एक फार्मर, एक किसान केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्म में सिर्फ वो चीज़ें यूज़ की जाती है जो ऑर्गेनिक मैटर हो। जैसे सब्जियां या फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनको डिकम्पोज किया जाता है, उनको बन जाती है मैन्यूर, जिसको हम खाद कहते हैं, फिर वो ज़मीन में यूज़ की जाती है एज अ फर्टिलाइज़र। इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉर्मली अवेलेबल होते हैं एट होम, ना कि वो बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं। यानी इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें कभी लाइफ हुआ करती थी, अब वो डेड है, डिकम्पोज हो चुके हैं और बन चुकी है खाद। तो ऑर्गेनिक फार्म हम उसी को कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।